हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करेंगे। यानी कि इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का फिजिक्स से बता रहा है आपको, 9th का नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th के लिए वीडियो है। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो है इलेक्ट्रिक करंट से जितना भी क्वेश्चन है आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लगभग आपको 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, कितना क्वेश्चन है तो 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विद्युत यंत्र ए मीटर द्वारा जो है किस विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा के माप की जाती है, इसको ए मीटर का प्रतिरोध बताना है। तो ई क्या होता है, अधिक होता है या कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो अधिक होता है। क्या हो जाएगा अधिक होता है। ठीक है, जब मापी जाती है तो ए मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाता है तो अधिक हो जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का कम हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। ये कोई मायने क्वेश्चन नहीं रखता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपको बताते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नरम लोहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही तो एग्जाम में रहेगा आपका। नरम लोहा जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोगी है। ठीक है, नरम लोहा आपको याद रखना है कि नरम लोहा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान जो है मापने का प्रयुक्त यंत्र है। बताइए कि हम लोग जो विद्युत धारा परिपथ जो है विद्युत परिपथ प्रवाहित धारा को हम लोग मापते हैं किस में, तो किस में नापते हैं तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ए मीटर में। किस में नापते हैं तो ए मीटर में मापते हैं। किसका सही आंसर हो जाएगा ए मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ कि बिजली घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बिजली की जो घंटी है विद्युत धारा के प्रभाव पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। किस पे कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी कि बिजली की जो घंटी है विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है। बताना है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है क्या होता है तो वोल्ट होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ कि एक ए मीटर जो है 1 मीटर में स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग का होता है। इसका अपताप बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 0.1 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण एक क्या होते हैं उदाहरण लिखें। बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर एक उपकरण के नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बिजली की घंटी होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बिजली का घंटी होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है बिजली की घंटी वाला को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 में लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हम लोग किससे प्राप्त करते हैं तो डायनेमो से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं तो डायनेमो से प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जो प्राप्त करने के लिए किस प्रयुक्त उपकरण करते हैं हम लोग डायनेमो का इस्तेमाल करते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डायनेमो हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर उतना नहीं पूछता है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर कहते हैं पिघलता है। बताना है कि टंगस्टन जो है कितने डिग्री ताप पर पिघलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ था क्वेश्चन एग्जाम में। यानी 3000 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन जो है पिघलता है। कितना डिग्री पर तो 3000 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है पिघल जाता है टंगस्टन जो तार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी जो है इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, तो इसका आवृत्ति क्या है तो इसका आवृत्ति जो है कितना है तो डी हो जाएगा। इसका सही आंसर 50 हर्ट्ज होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज के करीब होता है। ठीक है, यानी कि 50 हर्ट्ज ही होता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति प्लस जो होता है कितना होता है 50 हर्ट्ज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि चित्र में धारावाही चालक के कारण जो है बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण कहते हैं सदिश दिशा बताना है। इसमें बताना है कि धारावाही जो चालक चुंबकीय क्षेत्र के कारण बताना है तो क्या होगा, तो कागज तल के लंबवत की ओर होता है। कैसे होता है, जैसे में कागज तल के क्या होगा, लंबवत की ओर होगा। कागज तल के क्या होगा, तो लंबवत की ओर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा जो रहेगा कागज तल के क्या रहेगा, लंबवत दिशा में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि चित्र में फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को दर्शाता है तो अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो अंगूठा जो है किसकी प्रदर्शित करता है, तो हम लोग पढ़े थे ना कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में हम लोग जो अंगूठा रहता है वो किस दिशा का संकेत करता है, तो धारा की दिशा करता है। किसकी दिशा करता है, तो धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा की दिशा के लगे बल की दिशा, यानी कि बल की दिशा के संकेत करता है। किसका दिशा, तो बल की दिशा के संकेत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं को होते हैं आर पार। आर पर कहते हैं 2 कूलम आवेश को पार करने के लिए कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितना विद्युत कार्य करना पड़ेगा। ये 2012 में पूछा था, 2012 के सी मतलब कि कंपार्टमेंटल में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 जूल हो जाएगा। कितना होगा, 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा आपका 20 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, तो 20 ओम हो जाएगा ना, यानी समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप याद रखिएगा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला और समांतर क्रम का फॉर्मूला जो होता है 1/r + 1/, इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। तो इसका 20 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ कि ओम के नियम का जो गणितीय रूप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ओम के नियम का गणितीय रूप बताना है। तो ओम के नियम का जो गणितीय रूप रहता है वो I बराबर का होता है V/R होता है। I बराबर का होता है V/R होता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि I बराबर V/R हो जाएगा। ये 2011 के सी में पूछा हुआ था, 20 में भी ये पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो I बराबर V/R हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ कि विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर बदलता है, यानी इसका सही आंसर आपका होगा B, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो रहता है ना, विद्युत ऊर्जा को, यानी कि हम लोग मोटर में जब विद्युत देते हैं तो उसको यांत्रिक में बदल देता है। तो इसका सही आंसर B हो जाएगा। और डायनेमो रहेगा तो A वाला आंसर होगा। डायनेमो अगर रहेगा तो कौन वाला आंसर होगा, तो A का हो जाएगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जबकि ये कहते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ कि विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल की क्षेत्र की दिशा दी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है कि विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय, यानी उत्पन्न चुंबकीय बल की क्षेत्र की दिशा बताई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम द्वारा बताया जाता है। किसके द्वारा, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा बताया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बार इसको पूछ चुका है, यानी कि एनुअल और सी मतलब कंपार्टमेंटल होता है। ठीक है, ए मतलब एनुअल होता है, एनुअल में पूछता है, कंपार्टमेंटल में पूछता है। अब देखना है कि विद्युत फ्यूज जो है किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर करता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी उष्मीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने की दिशा दी जाती है। बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही की दिशा लगता है वो किसके द्वारा लगता है, तो फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम द्वारा। ये क्या कहता है, अस्थिनम नियम द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, बताया जाता है इस टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से रट लेना है। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा का सही मात्रक, तो विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका सही मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो शक्तिशील कण होते हैं। बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन हो जाता है। इसका कहलाता है आयन कहलाता है, यानी आयन हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर आयन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र में सही वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा आपका, यानी चुंबकीय क्षेत्र के केंद्रीय क्षेत्र के रेखाओं के केंद्र के तार पर तार होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ विद्युत परिपथ में दो क्या होते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त बताना है कि यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो हम लोग विभवांतर नापते हैं किसके द्वारा नापते हैं। तो विभवांतर देखिए वोल्ट के द्वारा नापते हैं, और एम्पियर जो है ना, एम्पियर एम मीटर जो नापते हैं, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा मापते हैं ए मीटर के द्वारा, और विभवांतर किसके द्वारा नापते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होता है, तो दोनों होता है, यानी कि एसी भी होगा और डीसी भी होगा। ठीक है, जबकि विद्युत जनित्र से सिर्फ एसी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एसी और डीसी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी आंसर होगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। बताना है कि किसी धारावाही सीधी लंबी परिनलिकाओं के भीतर चुंबकीय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य होता है। क्या होता है, तो चुंबकीय के जो भीतर रहता है ना उसका क्षेत्र क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ कि पश्चिम की ओर जो होते हैं प्रेक्षित कोई धनावेशित कण है। ठीक है, पश्चिम की ओर इस टाइप से है। तो कहते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होगा तो वो कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऊपरी मुखी कहलागा। क्या कहलागा, ऊपरी मुखी कहलागा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। ठीक है, यानी कि तांबे की तार घूर्णित कर रहा है, तो इसके पश्चात परिवर्तन क्या होगा, धारा की दिशा में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा। परिवर्तन का होगा तो एक होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है 1, 2, 3 ओम को हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो 12 वोल्ट की बैटरी के लिए जोड़ा जाए तो हम लोग परिपथ के धारा का मान क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 2 एम्पियर होगा। कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। ये फार्मूला पे बनेगा। फार्मूला आप नहीं देखें उसका वीडियो तो जा करके देख सकते हैं, नॉमरिकल भी आपको बताया हुआ है, उससे देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है, किसी उपकरण में धन और ऋण जो रहता है चिन्ह नहीं होता है। बताना है किस उपकरण में, बताना है कि धन और ऋण का चिन्ह नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडली में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह का होता है नहीं होता है। ये जबकि सब में होता है, सेल में होता है, बैटरी में होता है, इस सब में होता है। ठीक है, डायनेमो इस सब में होता है, लेकिन क्या होता है कुंडली में नहीं होता है धन और ऋण का चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है। बताना है कि पृथ्वी जो चुंबकीय सुई रहता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। किधर होता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि जब किसी चुंबक जो रहता है, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में लिखा हुआ है कि यदि दो समांतर धारावाही होते हैं तार निर्वत 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कितना, 1 मीटर की दूरी पर रखा होता है। बताना 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने के बीच की प्रति लंबाई बताई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 2 गुने 10 के पावर 7 न्यूटन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 और 32 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 गुने 10 के पावर 7 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का सही मात्रक बताना है। इसमें बताना है कि चुंबकीय ध्रुव प्रबलता की सही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, आने वाला भी है, यानी कि आ सकता है, ऐसा संभावना लगता है, ठीक है, आपको याद रखना है। 33 में कहा है कि चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का सही मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हो कि विद्युत मोटर की दिशा की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग बताइए। इसमें बताना आपको विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का। इसका सही आंसर विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का होता है। इसके साथ सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो ये तो पता है सबको, फ्राइडे ने की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, देखिए 19 में 20 में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है किसने की थी, तो फ्राइडे ने की थी। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। इसको 10 आदमी के पास भेजिए, यानी कि 10 स्टूडेंट के पास भेजिए। बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, शेयर करने से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, रेगुलर रखिए। और ये सब क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है, तभी एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकता है। चलिए देखिए, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं हम लोग, बताना है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और विद्युत एम्पियर हम लोग नापते हैं ए मीटर द्वारा, ठीक है, इसी विद्युत को नापते हैं एम्पियर द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, वोल्ट मीटर का। अब यहाँ बताता है क्वेश्चन नंबर 37 में शक्ति का सही मात्रक होता है, तो शक्ति का सही मात्रक होता है तो वाट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शक्ति का सही मात्रक जो होता है वो वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। पता है ना, विद्युत, हम इसको तो जानते ही हम लोग क्या होता है, तो ये विद्युत मोटर को बोलते हैं, यानी कि विद्युत से यांत्रिक में बदल रहा है तो उसको हम लोग विद्युत मोटर बोलते हैं। अगर यांत्रिक से विद्युत रहेगा तो उसको हम लोग डायनेमो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायनेमो बोलेंगे। तो ये उपकरण जो होगा, यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत मोटर कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हो कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, बताना 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 0.24 होता है। कितना होता है, 0.24 होता है, इतना कैलोरी होता है। 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, 0.24 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। बताया ना कि डायनेमो जो है यांत्रिक से विद्युत में बदलेगा, और जबकि जो विद्युत मोटर जो है विद्युत से यांत्रिक में बदलेगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब बदलने वाली ऊर्जा के रूपांतरण नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ऊर्जा रूपांतरण वीडियो बनाया हुआ है, कौन सा जो है किस में परिवर्तित करता है, ये हो गया। देखिए फिर यहाँ पे दिया डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो में क्या होता है कि यांत्रिक से विद्युत में बदलता है। डायनेमो में क्या होता है, यांत्रिक से विद्युत में बदलता है, जबकि क्या होता है विद्युत मोटर में विद्युत से यांत्रिक में बदलता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। पता नहीं कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी ये किसने की थी, तो ऑर्टेस्ट साहब ने बताए थे। धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने बताए थे, ऑर्टेस्ट साहब ने बताए थे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में। इस चैप्टर से जितना भी आपका क्वेश्चन बनता है सारे को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आपको याद करना है, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र कहते हैं। काजी कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है सी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हो कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है आधारित है, किस पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पे है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी कि विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर का है, आधारित है। ये क्वेश्चन जो है 2013 के सी में भी पूछा हुआ है, यानी कंपार्टमेंटल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि एसी डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर बताइए। तो एसी डीसी में जनित्र में क्या होता है? इसका डी हो जाएगा कि एसी जनित्र में क्या होता है? सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में क्या होते हैं? दिक् परिवर्तक होते हैं। क्या होता है? एसी में जो रहता है, एसी में जनित्र में सर्पिल होता है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा जी, 46 का। ठीक है, और डीसी में क्या होता है? दिक् परिवर्तक होता है, इसका अंतर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हो कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बढ़ता है या घटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब एक तार दूसरे तार से टकराता है तो लघुपथन में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में 1, 2, 3 ओम जो रहता है, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जोड़िए, देखिए 1, 2 तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 ओम के बराबर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 ओम के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि ओम के नियम से परिभाषित करने की किसका मान अचर है? बताना है कि किसका मान अचर होता है, तो दाब का होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए जो है करने में किसका मान अचर रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दाब का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ किसी चालक के 2 मिनट का होता है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है 2 मिनट में, तो आवेश का मान बताना है। तो आवेश का जो मान हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 120 कूलॉम के करीब रहता है। ठीक है, 120 कूलॉम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ कि 1 ओम 2 ओम जो है प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तो इसका तो आंसर हम आपको बताए थे पीछे, का होता है 6 एम्पियर होता है। कितना हो जाएगा? तो 6 एम्पियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में, क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र के मुक्त करने का कहता है परिवर्तन दे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वेग होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा, यानी कि वेग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और आर में प्रवाहित धारा आई के बीच का संबंध बताना है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आर बराबर भी बाई आई हो जाएगा। आर इक्वल टू का हो जाएगा भी बाई आई हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आर बराबर भी बाई आई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ कि किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक बताना है, यानी प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। और प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध रहेगा तो ओमेटिक लगाइएगा और प्रतिरोधकता रहेगा तो ओम मीटर में हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है कि ओम के नियम से होता है, तो ओम के नियम से जो आंसर होता है आई के प्रोपोर्शनल का होता है वी होता है। आई के प्रोपोर्शनल यानी कि आई के समानुपाती का होता है वी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ कि ओम का नियम है, ओम का नियम है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बी बराबर आई आर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 21 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, यानी ओम का नियम जो है, ओम के नियम का होता है बी बाई आर के करीब होता है, इस टाइप से होता है। चलिए बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच। ठीक है, और हमारे वीडियो का अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।